हेलो दोस्तों, टारगेट टीचर में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेसन 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न वो भी ऑब्जेक्टिव वाला कराने जा रहा हूं। इससे कोई भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं आएगा। इन सभी ऑब्जेक्टिव को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका लेसन 1 का सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? बताइए, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेजनी था कि काउंट काबूर था कि मेटरनिक था या इनमें से कोई नहीं? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मैं आपको बता देना चाहता था कौन था, मेटरनिक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? बताइए, 1715, 1815, 1915 या 2015 में? बताइए। तो वियना सम्मेलन में बता देना चाहता था कब हुआ था, 1815 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, यंग इटली तथा यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? यंग इटली तथा यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना किसने किया था? बिस्मार्क या फिर मेजनी या फिर गैरीबाल्डी या इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कौन किया था, मेजनी का था। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं? बताइए, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या पश्चिमी एशिया? बताइए, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं? तो इटली और जर्मनी किस महादेश में आते हैं? यूरोप में। किस में? यूरोप में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? बताइए, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस? हैब्सबर्ग होगा कि आलिया वंश की बुर्बो वंश या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बुर्बो वंश। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रिया था या फिर प्रसा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? बताइए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना या फिर कार्बोनरी या फिर डाइट या इनमें से कोई नहीं? तो मेजनी का संबंध किससे था? कार्बोनरी संगठन से था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? बताइए, काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति के कि फ्रांस में राजदूत के पद पर या फिर गृह मंत्री के पद पर या फिर प्रधानमंत्री? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही होगा, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही था या फिर किसान था या फिर जमींदार था या फिर नाविक? तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10वां है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? बताइए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां किया था कि नेपोलियन बोनापार्ट की नेपोलियन तृतीय या फिर बिस्मार्क? तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां की ओर। कराए जालवेरिन किसकी संस्था थी? या फिर जालवेरिन एक संस्था थी, किसकी संस्था थी? बताइए, जालवेरिन किसकी संस्था थी? किसकी? क्रांतिकारियों की कि व्यापारियों की कि विद्वानों की कि पादरियों की? तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही होगा, व्यापारियों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? बताइए, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी ने किया था कि हिटलर ने किया था कि बिस्मार्क ने किया था या फिर विलियम प्रथम ने? तो मैं बता देना चाहता हूँ कौन किया था, बिस्मार्क ने किया था। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। चलिए मैं आपको जो बता रहा हूँ, जितने भी इसमें क्वेश्चन है वे सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको 32 क्वेश्चन बताए जाएंगे ऑब्जेक्टिव का। अगर ये पूरे क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो इसमें से एग्जाम में आएगा ही आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? बताइए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864 में, 1866 में, 1870 में या फिर 1871 में? तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? बताइए, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? बताइए, जर्मनी के लिए, जर्मनी का या फिर यूनान का या फिर तुर्की का, इंग्लैंड का? तो यूनान का। यूनान का जो साहित्य है वह समस्त यूरोपवासियों के लिए क्या रहा है? प्रेरणा स्रोत रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि 1829 की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी? किस देश के साथ हुई थी? तुर्की के साथ, यूनान के साथ, हंगरी के साथ, पोलैंड के साथ? किस देश के साथ हुई थी? किस देश के साथ हुई थी? बताइए, तुर्की के साथ या फिर यूनान के साथ या फिर हंगरी के साथ या फिर पोलैंड के साथ? तो मैं बता देना चाहता हूँ किसके साथ हुई थी? तुर्की के साथ हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बताइए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूनान को या फिर तुर्की को, इटली को, जर्मनी को? किसको? बताइए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। किसको? ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? बताइए, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? 1815 में कि 1832 में कि 1779 में कि 2019 में? तो यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? 1832 में। इसका ऑप्शन नंबर सही, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वह सही होगा। कब? 1832 में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। प्रशा का नया शासक कौन बना? बताइए, प्रशा का नया शासक कौन बना? फ्रेडरिक, विलियम, मेजिनी या फिर गैरीबाल्डी? कौन बना था प्रशा का नया शासक? प्रशा का नया शासक विलियम बना था। कौन बना था? विलियम। ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विलियम ने अपना चांसलर किसे नियुक्त किया? विलियम ने अपना चांसलर किसने नियुक्त किया? गैरीबाल्डी को, बिस्मार्क को, फेडरिको या काबूर को? बताइए, विलियम ने अपना चांसलर किसने नियुक्त किया था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। किसको? बिस्मार्क को। किसको? बिस्मार्क को। चलिए आगे चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि सिडोवा का युद्ध कब हुआ था? सिडोवा का युद्ध कब हुआ था? बताइए, सिडोवा का युद्ध कब हुआ था? 1870 में कि 1866 में कि 1869 में कि 1853 में? बताइए, सिडोवा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा? बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा। 1866 में क्या हुआ था? सिडोवा का युद्ध हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर की सेडान का युद्ध कब हुआ था? सीडान का युद्ध कब हुआ था? बताइए, सीडान का युद्ध कब हुआ था? 1853 में कि 1869 में कि 1870 में कि 1866 में? तो मैं बता दें 1870 में सीडान का युद्ध हुआ था। कब? 1870 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है किस संधि के पश्चात जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? किस संधि के पश्चात? बताइए, किस संधि के पश्चात? फ्रैंकफर्ट की संधि, वियना संधि, डायट संधि, इनमें से कोई नहीं। किस संधि के पश्चात हुआ था जर्मनी का एकीकरण? तो वियना संधि, फ्रैंकफर्ट संधि। तो ऑप्शन नंबर ए जो सही होगा इसका फ्रैंकफर्ट की संधि के पश्चात। चलिए आगे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? क्या इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? 1866 में, 1870 में, 1871 में, 1815 में? तो 1871 ईस्वी में इसका पूर्ण हुआ था। 1871 ईस्वी में क्या हुआ था? 1871 ईस्वी में पूर्ण हुआ था इटली का एकीकरण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सार्डिनिया और पीडामाउंट का नया शासक कौन बना? विक्टर इमेनुएल, विलियम, मेजिनी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सार्डिनिया पीडामाउंट का नया शासक कौन बना? विक्टर इमेनुएल बना। कौन? विक्टर इमेनुएल बना। चलिए आगे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि विक्टर इमेनुएल ने अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया? बताइए, विक्टर इमेनुएल ने अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया? काबूर को कि मेजिनी को कि विलियम को कि इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर जो ए है सही हो जाएगा। काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। किसने? विक्टर इमेनुएल ने। चलिए आगे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रीमिया की युद्ध 1853-54 में कि 1866 में कि 1870 में कि 1871 में? ऑप्शन नंबर जो ये है उस सही हो जाएगा 1853-54 में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? बताइए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट, मेजिनी, लुई 18वां, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर आप लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है कि जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं वे सभी क्या एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस सभी क्वेश्चन को अगर क्लियर कर लेते हैं तो आपका एक लेसन का कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1848 की क्रांति किस शासक के विरुद्ध हुई थी? चार्ल्स 10 की, लुई फिलिप की, लुई 18वां की, इनमें से कोई नहीं? बताइए, 1848 की क्रांति किस शासक के विरुद्ध हुई थी? तो 1848 की क्रांति लुई फिलिप के विरुद्ध हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि 1830 की क्रांति किस शासक के विरुद्ध में हुई थी? बताइए, 1830 की क्रांति किस शासक के विरुद्ध में हुई थी? चार्ल्स 10, लुई फिलिप, लुई 18वां या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर जो ए है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हाँ ए सही हो जाएगा। चार्ल्स 10 के विरुद्ध में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30वां, वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस का शासक कौन बना? बताइए, वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस का शासक कौन बना? ऑप्शन नंबर दिया है लुई 18वां, ए, बी मेजिनी, सी मेटरनिक, डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। कौन? लुई 18वां। वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस का शासक कौन बना था? लुई 18वां। तो बताइए वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में। इसके बाद फ्रांस का शासक किसे बनाया गया था? लुई 18वां का, जो कि बूर्बो वंश का शासक था। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि मेटरनिख का अंत कब हुआ? बताइए, मेटरनिख का अंत कब हुआ था? 1815 में, 1848 में, 1830 में, 1871 में? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा 1848 में। कब? 1848 में। ऑप्शन नंबर जो बी है सही हो जाएगा। इसका मेटरनिख युग का शुरुआत कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ था, लेकिन इसका जो अंत कब हुआ था? तो 1848 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
32 नंबर क्वेश्चन, वियना की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कहाँ है? ऑस्ट्रिया है। चलिए धन्यवाद।